हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हमें स्पेसिफिक हीट के ऊपर बेस्ड तीन बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तीनों न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से 100 मीटर हाइट पे मेरे पास एक बॉल है, लेड की बॉल, ठीक है। लेड की बॉल, इसको मैं अभी अपने हाथ से पकड़े हुए हूं। इस बॉल का मास है 0.5 kg, 500 ग्राम में, ठीक है। और देखो, इस लेड मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो कितनी होती है? 125 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। लेड मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड। तो देखो, अभी ये जो मेरी लेड बॉल है ना, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ऐसे छोड़ दिया, तो ये अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, बिल्कुल। तो देखो, यहां पे कोई हवा नहीं है, अगर गिवन ना हो ना तो अंडरस्टूड होता है नो एयर। तो अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो इस बॉल का कोलिजन होगा विद ग्राउंड, फर्स्ट कोलिजन। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड, मान लो इस बॉल की समथिंग रफ्तार होगी v1, ठीक है। और देखो, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल की रफ्तार ऐसे समथिंग होगी v2, ठीक है। मतलब आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये बॉल रिबाउंड होगी ऊपर की तरफ, और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड इस बॉल की रफ्तार ऊपर की तरफ v2 होगी, मतलब बॉल रिबाउंड होगी, तो बॉल अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगी, ठीक है। तो मैंने ये पाया, बॉल कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ग्राउंड से 75 मीटर हाइट पर, ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहां से इस बॉल को रेस्ट से रिलीज किया था, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड इस बॉल की समथिंग रफ्तार होगी v1। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड इस बॉल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, बिल्कुल। ये बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा ना, ड्रॉप किया, रेस्ट से रिलीज किया, तो बॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बॉल का टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल का टेम्परेचर कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, यहां पे इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, रिटार्ड होगी अंडर ग्रेविटी, तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई है ना, 75 मीटर हाइट पे। तो इसका मतलब ये बात पक्की है, v2 v1 से कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। और यहां पे ऐसा गिवन है, जो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ना, वो सारा का सारा हीट एनर्जी में जाएगा, और वो हीट एनर्जी इस बॉल को ही मिलेगी, ठीक है। गोज टू हीट एनर्जी, सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ना, वो सारा का सारा हीट एनर्जी में जाएगा। मतलब ड्यूरिंग कोलिजन कोई आवाज नहीं आएगी, साउंड एनर्जी में कुछ भी पार्ट नहीं जाएगा, सारा का सारा हीट एनर्जी में जाएगा, और वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी? बॉल को, ठीक है।
तो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन बॉल को हीट एनर्जी मिली, कितनी मिली? जो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा उतनी ही तो मिलेगी। तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल का टेम्परेचर T डैश 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, और ये T डैश ही फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, T डैश फाइंड आउट करो। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहां पे इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ड्यूरिंग कोलिजन। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड वो पक्का 0 और 1 के बीच में होगा। हालांकि ये पूछ नहीं रखा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, आप ये निकाल सकते हो वैसे। तो देखो HN वो क्या आई थी, e⁻²n कैपिटल H, ये हमने कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे कैपिटल H तो कितनी है, 100 मीटर। और देखो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी, 75 मीटर। तो n को 1 पुट करो क्योंकि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, तो H1 75 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर दो बस, n की 1, H1 की 75, कैपिटल H की 100। तो H1 75 इज इक्वल टू e⁻² इंटू में कैपिटल H 100। तो यहां से अगर आप चाहो तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। हालांकि ये पूछ नहीं रखा, चाहो तो निकाल सकते हो। तो अब बिल्कुल रियल क्वेश्चन पे आते हैं जो इसमें पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो मैं ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां से बॉल को रेस्ट रिलीज किया, 0.5 kg की बॉल है। तो जब मैं इस बॉल को यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा ग्राउंड से 100 मीटर हाइट ऊपर से, तो बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 क्योंकि रेस्ट रिलीज कर रहा हूं, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.5 G10 हाइट 100 मीटर। और यहां से यहां तक बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, बिल्कुल। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे। बॉल की यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इतनी इज इक्वल टू जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड। बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv1²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी 0 क्योंकि मैं ग्राउंड पे रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड वो यहां से कितनी आ गई, ये आ गई देखो 5/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 100 पंजे 500 जूल आ गई। ठीक है, अब देखो बॉल का कोलिजन हुआ विद ग्राउंड, इनइलास्टिक कोलिजन, तो बॉल रिबाउंड होगी, अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगी। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ग्राउंड से 75 मीटर हाइट ऊपर। तो यहां से यहां तक भी बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, हाँ ड्यूरिंग कोलिजन बॉल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, मतलब V2 V1 से पक्का कम मिलेगी। ठीक है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल अंडर ग्रेविटी ही तो रिटार्ड हुई है, तो यहां से यहां तक आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं मैं। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ½ m क्या मास ऑफ बॉल 0.5 kg इंटू में V2 का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू, जब बॉल यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई है मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 क्योंकि रेस्ट पे है एक मोमेंट पे,
प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m 0.5 g 10 h 75। तो ये 5/10 हो गया, 10 से 10 कैंसल, 75 5 375। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये कितनी आ गई, 375 जूल। तो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, बॉल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस 500 माइनस 375 मतलब 125 जूल। और ये जो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ना 125 जूल, ये सारा का सारा इस बॉल को हीट के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा इस न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन कोई आवाज नहीं आने वाली, साउंड एनर्जी में थोड़ा सा भी पार्ट नहीं जाएगा इस काइनेटिक एनर्जी के लॉस का, सारा का सारा हीट एनर्जी में जाएगा और वो हीट एनर्जी इस बॉल को मिलेगी। तो इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, एम मास ऑफ बॉल 0.5, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड बॉल 125 इंटू में डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर टी डैश माइनस 27। ठीक है, तो यहां से टी डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये कितनी आएगी, ये आएगी 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा आंसर हो गया, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बॉल फिर नीचे आएगी, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, बॉल का सेकंड कोलिजन होगा विद ग्राउंड। तो ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन तब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन टेम्परेचर और बढ़ेगा बॉल का, हालांकि वो पूछ नहीं रखा, मैं वैसे इसकी स्टोरी बता रहा हूं। तो देखो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये बॉल अंडर ग्रेविटी रिटार्ड हुई, बॉल का टेम्परेचर कितना रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ऐसे एक्सेलरेट हो गया अंडर ग्रेविटी, टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन बॉल का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। फिर ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होगा, तो फिर वहां पे इस बॉल का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से कुछ और बढ़ जाएगा। तो ये बॉल कुछ ऐसे ऐसे न जाने कितने कोलिजन करेगी इनफाइनाइट। तो हर कोलिजन में इस बॉल का टेम्परेचर बढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, और यहां पे मुद्दा क्या था, यहां पे क्या पूछ रखा था, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल का टेम्परेचर कितना होगा वो पूछ रखा था 29 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहां से बॉल को रेस्ट रिलीज किया, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुई। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन टेम्परेचर 27 ही होगा। और यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये बॉल जब रिबाउंड होगी तो v2 v1 से कम ही होगा। और आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये जब बॉल रिबाउंड होगी ना, अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगी, तो कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, ऐसा गिवन है ग्राउंड से 75 मीटर हाइट ऊपर। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे। तो सीधी सी बात है, ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, और कितना लॉस हुआ होगा 125 जूल, 500 माइनस 375 ऐसा गिवन है इस न्यूमेरिकल में। ये सारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन सारा का सारा हीट एनर्जी में जाएगा, और वो हीट एनर्जी इस बॉल को ही मिलेगी। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल का टेम्परेचर टी डैश 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यही पूछ रखा था, 29 डिग्री सेल्सियस होगा जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल का टेम्परेचर, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में और क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक रफ इंक्लाइंड है,
रफ इंक्लाइंड जिसकी इंक्लिनेशन विद ग्राउंड 37 डिग्री गिवन है, 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। ठीक है, अब देखो मान लो ये हाइट है 1 मीटर, मैंने यहां पे 2 kg के लेड ब्लॉक को आराम से रख दिया, रेस्ट से रिलीज करूंगा। ठीक है, आराम से छोड़ दूंगा। और लेड की जो स्पेसिफिक हीट है वो होती है 125 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.3 गिवन है। और देखो जब मैं इस ब्लॉक को यहां पे रख रहा हूं ना, यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा, तब इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताओ ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा डाउन द इंक्लाइंड, एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो, पता चल जाएगा। tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स 0.3, ये कितना आएगा 16.7 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन 37 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिपोज 16.7 डिग्री से ज्यादा ही है, तो ये ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड विद सम एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो देखो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ना इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू इंटू में mg cos थीटा जो भी आएगा। और ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा विद सम एक्सेलरेशन, और काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड रहेगा म्यू इंटू में mg cos थीटा जो भी आएगा न्यूमेरिकली। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को खाता है, यहां पे तो एटलीस्ट जरूर खाएगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को खाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा, ये मुझे यहां से पता चला, नीचे आएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी को खाएगा। तो देखो एक तरह से जैसे ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होता होता नीचे की तरफ आएगा ना, इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाएगी। तो जब ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा तो इस ब्लॉक की कुछ रफ्तार होगी v1। ठीक है, तो देखो ये यहां से यहां तक इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा ना, उसी डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक फ्रिक्शन खाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ब्लॉक यहां से यहां तक फ्रॉम A टू B, यहां से यहां तक ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी घटेगी क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैकेनिकल एनर्जी को खाता है। ये यहां पे 2 हिस्सों में जाएगा, ये ब्लॉक आवाज करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, जब ये स्लिप करता हुआ आएगा तो आवाज भी आएगी, कहने का मतलब। तो यहां से यहां तक जो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी घटेगी ना, उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन खाएगा। वो 2 हिस्सों में जाएगी, कुछ तो साउंड एनर्जी में और कुछ हीट एनर्जी में। ठीक है, और ऐसा गिवन है कि 40% हीट एनर्जी में जाएगी, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी, और वो इस ब्लॉक को प्राप्त होगी एज हीट, वो हीट एनर्जी ब्लॉक को मिलेगी। ठीक है, और 60% साउंड एनर्जी में जाएगा, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट। तो कुल मिला के यहां से यहां तक जैसे ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा ना विद सम एक्सेलरेशन a, विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन तो रहेगा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को लगातार खाता रहेगा, मतलब एक तरह से ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी लगातार कम होती रहेगी, और इस ब्लॉक को एक तरह से हीट एनर्जी भी मिलती रहेगी लगातार। ठीक है,
तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, जैसे ब्लॉक ऐसे आएगा। तो जब ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचा होगा ना, ब्लॉक की रफ्तार होगी v1, तो मान लो ब्लॉक का टेम्परेचर होगा T डैश, यही T डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, कंफ्यूजन ना हो तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं ए डैश नाम बोल रहा हूं, फिर बी डैश ऑप्शन, सी डैश ऑप्शन, डी डैश। तो जब ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा तो ब्लॉक का टेम्परेचर होगा टी डैश, वही फाइंड आउट करना है। इसी के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 27.012 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन में 27.022 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन में 27.032 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन में 27.042 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं ग्राउंड लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, आप कहीं पे भी ले सकते हो। इससे सिंपल बनेगा क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं, सोल्व करना काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और इस ब्लॉक का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। जब ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचेगा ना, तो ब्लॉक का समथिंग टेम्परेचर होगा टी डैश, ऑब्वियसली 27 से ज्यादा ही होगा, वही फाइंड आउट करना है टी डैश की वैल्यू। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अब देखो इस ब्लॉक का कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड वो क्या होगा, यूजिंग फॉर्मूला जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, यही तो आता है। जी कितना 10, थीटा 37, साइन 37, 3/5 माइनस म्यू कितना 0.3 मतलब 3/10, कोस थीटा 4/5। तो यहां पे ऐसा करो 3/5 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ही ले लो 3/5 को, तो 1 माइनस 4/10 0.4 हो गया, तो 1 माइनस 0.4 0.6, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 6 इंटू में 0.6, 6 इंटू में 0.6 इतना आया है। तो ये कितना होगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइंड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। ये दूरी कितनी आएगी, परपेंडिकुलर 1 डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 37 3/5, तो ये आ गई 5/3 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। v स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है 2, एक्सेलरेशन 3.6 मतलब 36/10 इंटू में s 5/3। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 36 भाग में 3 12, v1 स्क्वायर इतना आया। तो v1 कितना आ गया √12 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा ना, तो इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी √12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो जब मैंने ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज किया, तो मान लो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी होगी E1, तो ये E1 कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है, तो केवल मैकेनिकल एनर्जी आएगी mgh, mgh कितना 1, तो ये आ गई 20 जूल। ठीक है, और जब मेरा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा या पहुंचेगा, तब मान लो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी होगी E2, वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर कितना 12, तो ये कितना आ गया 12 जूल। तो देख सकते हो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की 20 जूल, यहां पे जब पहुंचेगा तो 12 जूल, तो मैकेनिकल एनर्जी घटी है ना ब्लॉक की, और उसका कारण क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ए से बी
ए टू बी, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ब्लॉक वो क्या होगा 20 माइनस 12 8 जूल। तो एक तरह से ए से बी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना आएगा एक तरह से -8 जूल। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने मैकेनिकल एनर्जी को खाया, यहां से यहां तक जब ब्लॉक पहुंचा ना तो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी में कितनी गिरावट आई 8 जूल। एक तरह से वो काइनेटिक फ्रिक्शन ने खाई, तभी तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव। और ये जो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी है ना ये दो पार्ट्स में जाएगी, कुछ साउंड एनर्जी में मतलब ये ब्लॉक आवाज करता हुआ आएगा, और कुछ हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी में 40%, 8 का 40%, तो कितना होगा देख लो, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये हो गया 16 भाग में 5। तो ये कितना हो गया 5 3 15, 1/5 0.2, तो 3.2 जूल। मतलब यहां से यहां तक जब ब्लॉक पहुंचेगा ना ब्लॉक को कितनी हीट एनर्जी मिलेगी 3.2 जूल हीट एनर्जी ब्लॉक को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जब ब्लॉक पहुंचेगा आवाज करता हुआ तो साउंड एनर्जी वो कितनी होगी 8 - 3.2 या 8 का 60%, बात तो वही है, 8 - 3.2 मतलब 4.8 जूल। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक ब्लॉक को हीट एनर्जी कितनी मिली काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण एक तरह से 3.2 जूल। ये किसके बराबर होगा ms डेल्टा टी, m कितना 2, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड मटेरियल 125 गिवन है, इंटू में डेल्टा टी T डैश -27। ठीक है, तो यहां से आप T डैश की वैल्यू निकाल सकते हो और ये आएगी 27.012 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर होगा 27.012 डिग्री सेल्सियस, हैंस ऑप्शन ए डैश इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो यहां से यहां तक ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इस ब्लॉक का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड, वो मैकेनिकल एनर्जी को लगातार खाता जाएगा। और यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी में कितना डिक्रीज आया 8 जूल। तो इसका एक तरह से यहां से यहां तक वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो -8 जूल। तो यहां से यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितनी मैकेनिकल एनर्जी को खाया 8 जूल। उसका कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में। ये ब्लॉक आवाज करता हुआ आएगा ना, साउंड एनर्जी में 60%, 8 का 60% 4.8 जूल, और हीट एनर्जी में 40% मतलब 3.2 जूल। और वही हीट एनर्जी इस ब्लॉक को मिलेगी। ठीक है, यहां से यहां तक इस ब्लॉक को कितनी हीट एनर्जी मिली इतनी। तो जब मेरा ब्लॉक ये यहां पे पहुंचेगा ना बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे, तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना होगा 27.012 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा इंक्रीज आया टेम्परेचर में देख सकते हो, लेकिन इंक्रीज तो आया ना। तो हैंस ऑप्शन ए डैश इज करेक्ट। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ये बहुत अच्छा जो एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक रोड है। ठीक है, इनिशियली इस रोड का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस रोड का मास है 1 kg। ठीक है, और अब देखो मैं इस रोड को अब हीट एनर्जी देना शुरू करूंगा, हीट एनर्जी देना शुरू करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इस रोड को हीट करना शुरू करूंगा ना, एक तरह से हीट एनर्जी देना शुरू करूंगा, तो वो इंस्टेंट है T = 0।
T इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब मैंने रोड को जस्ट हीट एनर्जी देना शुरू किया है और ऐसा गिवन है इस न्यूमेरिकल में, मैं हर सेकंड में रोड को 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी दूंगा। मतलब इस रोड को लगातार हीट एनर्जी मिलती रहेगी हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो क्या होगा, रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली। देखो T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस रोड को हीट एनर्जी जस्ट देना शुरू किया है। T इज इक्वल टू 0 पे रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, रोड का मास 1 kg। ठीक है, और देखो इसको हीट एनर्जी देता गया, रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली। लगातार इस रोड को हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी मिल रही है। तो मान लो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे इस रोड का टेम्परेचर हो गया T। ठीक है, और T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू T तक इस रोड को क्यों हीट एनर्जी मिली। T इज इक्वल टू 0 से लेके T इज इक्वल टू T तक, मतलब जो ये स्मॉल t टाइम इंटरवल है ना, इतने में इस रोड को मान लो क्यों हीट एनर्जी मिली। ठीक है, तो देखो यहां पे ऐसा गिवन है, इस रोड के मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो रोड के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे, जब रोड का टेम्परेचर कैपिटल T होगा तो रोड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट होगी 3T प्लस 5T स्क्वायर प्लस 10 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हीट एनर्जी देता जाऊंगा, रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली, तो रोड की स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी जैसे रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, दिखाई दे रहा है। तो मान लो एट T इज इक्वल टू T प्लस dt इंस्टेंट पे रोड का टेम्परेचर हो गया T प्लस dt। ठीक है, और मतलब ये जो dt टाइम इंटरवल है ना, वेरी स्मॉल dt टाइम इंटरवल, इतने में रोड के टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आया, dt, d कैपिटल T, ये भी वेरी स्मॉल होगा ऑब्वियसली। और ये जो dt टाइम इंटरवल है, इसमें मान लो रोड को हीट एनर्जी मिली dq हीट एनर्जी मिली रोड को dt टाइम इंटरवल में, ये भी ध्यान रहे dq भी वेरी स्मॉल होगा। और ये भी ध्यान रहे हम इस रोड को हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल हीट देते जा रहे हैं, तो इस रोड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मान लो एट T इज इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे, जो कि फाइंड आउट करना होगा, इस रोड का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतने में कितना टाइम लगेगा, T1 टाइम, यही फाइंड आउट करना है। और देखो T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू T1 तक, मतलब T1 टाइम इंटरवल में, T1 टाइम में मान लो इस रोड को Q1 हीट मिली, Q1 हीट एनर्जी मिली। ठीक है, तो स्टॉप वॉच में टाइम बताना T1, जिस पे रोड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। और भी बढ़ेगा जैसे टाइम पास होता जाएगा, रोड का टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, 90 से और ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि हम तो लगातार इस रोड को हीट दे रहे हैं ना, हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी देते जा रहे हैं। लेकिन जब रोड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा वो फाइंड आउट करना, T1 फाइंड आउट करना है स्टॉप वॉच में टाइम, जब रोड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है,
13.4 सेकंड, बी ऑप्शन में 23.4 सेकंड, सी ऑप्शन में 33.4 सेकंड, डी ऑप्शन में 43.4 सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखो, हम इस रोड को हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा 10 की पावर 6 जूल। सही बात है। तो डी क्यू कितना आ गया 10 की पावर 6 डी टी। सही बात है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको हीट एनर्जी देना शुरू किया था, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो इसको कोई हीट एनर्जी मिली नहीं थी, जस्ट देना शुरू किया था। और t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट तक, मतलब t1 टाइम इंटरवल में इस रोड को कितनी हीट एनर्जी मिली Q1, 0 से लेके t1 तक रोड को कितनी हीट एनर्जी मिली Q1। तो यहां से Q1 कितना आ गया 10 की पावर 6 t1, तो t1 कितना आ गया Q1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। अगर मुझे Q1 पता चल जाए ना, सारा काम हो जाएगा। तो t1 पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो, इस dt टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल dt टाइम इंटरवल में इस रोड को कितनी हीट मिली, वेरी स्मॉल dq। ये क्या होगा m s स्पेसिफिक हीट एट टेम्परेचर T ऑफ मटेरियल ऑफ रोड 3T प्लस 5T स्क्वायर प्लस 10, और यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर वेरी स्मॉल dt। तो देखो, एट T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे जब रोड का टेम्परेचर कैपिटल T होगा ना, तब इस रोड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट इतनी होगी। तो थोड़ा सा और टाइम हुआ है, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, dt टेंड्स टू 0। तो यहां से यहां तक रोड को कितनी हीट एनर्जी मिली, वेरी स्मॉल dq। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर आया dt वेरी स्मॉल। तो अगर जब रोड का टेम्परेचर कैपिटल T है, तब रोड की स्पेसिफिक हीट अगर ये है, तो जब रोड का टेम्परेचर T प्लस dt हो जाएगा, क्योंकि dt वेरी स्मॉल है, तो मैं क्या ऐसा नहीं मान सकता कि रोड की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट इतनी ही होगी। तो उसी को यूज किया है, dq इज इक्वल टू ms dt। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो देखो, यहां पे ये ध्यान रहे, ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में है। यहां पे ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में है, केल्विन में पुट होगा। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है यहां पे। तो जब टेम्परेचर समथिंग केल्विन होगा, T इन केल्विन होगा, वो यहां पे पुट करना होगा, तब रोड की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट नहीं आएगी 3T प्लस 5T स्क्वायर प्लस 10 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो यहां पे हम टेम्परेचर्स को केल्विन में लेके चलेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो गया, 273 प्लस 30 मतलब 303 केल्विन। ठीक है, और 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में कितना हो गया, 273 प्लस 90, तो ये हो गया 363 केल्विन। तो यहां पे ये ध्यान रही, ये बात तो मायने रखती है, इसको मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। अब समझ लो, ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में गिवन है। ठीक है, तो जब रोड का टेम्परेचर 303 केल्विन होगा, मतलब जिस टाइम पे मैंने इसको हीट एनर्जी जस्ट देनी शुरू की, तो उस टाइम पे तो मैंने T इक्वल टू 0 पे जस्ट हीट एनर्जी देनी शुरू की है, तो कितनी हीट मिली, 0। जब रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या 303 केल्विन होगा। और जब इस रोड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना, 363 केल्विन, तो यहां से यहां तक इस रोड को कितनी हीट एनर्जी मिली होगी Q1, T1 टाइम इंटरवल में। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो Q1 कितना आ जाएगा यहां से 33, 41, 72, 40 जूल। ठीक है, इतना 33, 41, 72, 40 जूल।
यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हो आप। पहले इंटीग्रेशन को सोल्व करना, काफी सिंपल इंटीग्रेशन है। तो यहां से T1 पता चल गया मेरे को, क्योंकि Q1 पता चल गया ना। 33, 41, 72, 40 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इतना सेकंड। ये यूजिंग कैलकुलेटर 33.4 सेकंड आएगा। ठीक है, तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो यहां पे टेम्परेचर और टाइम में जो ग्राफ आएगा वो देखो क्या आएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टाइम इन सेकंड। T इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने इस रोड को हीट एनर्जी जस्ट देना शुरू किया था, T इज इक्वल टू 0 पे रोड का टेम्परेचर 303 केल्विन। ठीक है, तो इसको हर सेकंड में मैं 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी देता रहूंगा, रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन रोड का टेम्परेचर लीनियरली नहीं बढ़ेगा, मतलब रोड का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन रोड के जो टेम्परेचर के बढ़ने की रेट है ना, टेंजेंट की स्लोप, वो लगातार कम होती जाएगी। और जब स्टॉप वॉच में कितना टाइम आएगा, 33.4 सेकंड, तो तब रोड का टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में 363 केल्विन। ठीक है, तो एक तरह से टेम्परेचर तो बढ़ेगा रोड का, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट वो लगातार कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे रोड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि मैं लगातार हीट एनर्जी देता जा रहा हूं हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल, तो रोड का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन रोड के टेम्परेचर के बढ़ने से लगातार रोड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट भी बढ़ती जा रही है। उसी के कारण जब मैं इसको हीट एनर्जी देता रहूंगा, रोड का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ना तय है, बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट मतलब टेंजेंट की स्लोप वो लगातार कम होती जाएगी। तो डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी वो टाइम के साथ लगातार कम होता जाएगा। रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट वो लगातार कम होती जाएगी, टेंजेंट की स्लोप लगातार कम होती जाएगी। अब ये मेरे को कैसे पता चला, डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी, मतलब टेम्परेचर और टाइम ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप विद टाइम वो घटेगी, ये कैसे पता चला? कर सकते हो। तो देखो यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर 6 dt। सही है। और देखो यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 3t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10 dt। तो देख सकते हो यहां से d कैपिटल T डिवाइडेड बाय d स्मॉल t, ये कितना आएगा, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10, इतना आएगा। तो हम तो इसको लगातार हीट एनर्जी देते जा रहे हैं हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल, तो सीधी सी बात है टाइम के साथ रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय डी स्मॉल टी वो टाइम के साथ घटेगा ना, तो बस टेंजेंट की स्लोप कम होती जाएगी। तो रोड का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट वो लगातार कम होती जाएगी। और देखो हम रोड को हर सेकंड में 10 की पावर 6 जूल हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, तो रोड का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लगातार हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट मतलब टेंजेंट की स्लोप वो कम होती जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है, जैसे जैसे रोड का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो रोड की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट इस न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, रोड के टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रोड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी। एक तरह से जैसे जैसे रोड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, तो रोड की एक तरह से खुराक भी बढ़ रही है। स्पेसिफिक हीट बढ़ने का मतलब रोड की खुराक भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।